शामधार रे। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार्थ सीरीज, और आज आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे पार्थ सीरीज का अंतिम सेट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। आज की क्लास हमारी पार्थ सीरीज की अंतिम क्लास होने वाली है। इसी क्लास में हम लोग 100 रैपिड क्वेश्चनों को यहाँ पर देखने वाले। मैंने कल भी कहा था कि जीएस की श्रृंखला में यह हमारी अंतिम क्लास होगी। इसके बाद कौन सी क्लास रहेगी या आगे क्लास नहीं रहेगी, तो बिल्कुल आप लोगों को इसी चैनल पर कल संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेगी। मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं हम लोग किस प्रकार की क्लासें लेने वाले हैं। देखिएगा, आप अभी मैं थोड़ा सा रफली आइडिया आप लोगों को बता देता हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने पार्थ सीरीज के माध्यम से अभी हम लोगों ने क्या किया, पार सीरीज के माध्यम से जीएस सेट 1 से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। तो जीएस सेट 23 तक हम लोगों ने पढ़ा, कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ा है। और आज उसकी रिवीजन क्लास होने वाली है 21 सेट से लगाकर, यानी 21 सेट से लगाकर 23 सेट तक हम लोग कंप्लीट यहाँ पे पढ़ने वाले। आगे जो हमारी क्लास होगी, हम लोग रेलवे या आपके एनटीपीसी के लिए, और जो जिसमें इसमें सीबीटी 1 हुआ था, और इसके जितने भी पीवाईक्यू पेपर देखने को मिलेंगे, हर एक पेपर के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन में इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो करवाने वाला हूं। अब देखो, यहां पर क्या रहेगा, यदि यहां पर ज्योग्राफी से प्रश्न आया तो हमें देखने को मिलेगा, यदि यहां पर पॉलिटी से क्वेश्चन आया तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर यदि हमें एक पैटर्न पता चला, यदि यहां पर हम लोगों से इकोनॉमिक से सवाल पूछ लिए गए, कंप्यूटर तो आप लोगों को परीक्षाओं में देखने को ही मिलेगा, यानी हमें यहाँ पर भूगोल भी देखने को मिलेगा। भूगोल के साथ आप लोगों का संविधान भी देखने को मिलेगा। संविधान के बाद आप लोग देखोगे कि आपको भारत की अर्थव्यवस्था आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ कंप्यूटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री यहाँ पर या आपको भारत का इतिहास यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। मतलब मैं कुल मिलाकर आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं, जब तक हम लोग पीवाईक्यू को लोगों को नहीं समझेंगे, पीवाईक्यू के पैटर्न को नहीं समझेंगे सीबीटी 1 में, रेलवे में या सीबीटी 2 में भी, जब तक हमारी तैयारी पूरी नहीं हो सकती। तो अब मैं जो क्लासेस लेके आऊंगा सीबीटी 1 को, मान लीजिएगा एक आपके 28 दिसंबर को एक शिफ्ट हुई है, मान लीजिएगा ये सीबीटी 1 के लिए या आपकी रेलवे एनटीपीसी के लिए हमें सेट देखने को मिली। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे, एटलीस्ट जो जीएस में क्वेश्चन रहेंगे, उस शिफ्ट में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर यहां पर देखने को मिलेगा। देखो, चाहे सवाल भूगोल से आया हो, संविधान से, अर्थव्यवस्था से, ये कंप्यूटर से, या आपके भारत के इतिहास से, पर्यावरण से भी आप लोगों को क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर से भी आप लोगों को पेपर में यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इसी सेट में ये जो टोटल सेट रहेगा, कल या परसों से जो आप लोगों को क्लासेस देखने को मिलेगी, उनमें जो रहेगा आप लोगों को 40 सेट का एक पूरा मॉडल पेपर यहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें से जितने उस सेट में क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट से हो, या चाहे वो फिर यहां पर केमिस्ट्री से हो, चाहे वो सवाल ये केमिस्ट्री से हो, बायोलॉजी से हो, चाहे वो फिजिक्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर वो क्वेश्चन है तो हम लोग उसको यहां पर देखने वाले हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि आपकी तैयारी में 4 चांद अब किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगने वाले हैं। मैं आप लोगों को श्योरिटी मैंने पहले भी दिया था, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े उन्होंने सब ने हमें कॉल किए कि सर इस पार सीरीज के माध्यम से हमारे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़े। मैं ये जरूर बोल सकता हूं, यदि आप लोगों ने पार सीरीज को नहीं पढ़ा है तो आप भाई इसको जाकर देखो, बहुत सारी उसके अंदर अच्छी चीजें हैं जो आपके मॉक टेस्ट में और शायद आपके सिलेक्शन में फायदेमंद होने वाली है। अब मैं फिर से एक नई चीज लेके आऊंगा, यही सीबीटी 1 में पूरा सीबीटी 1 का पूरा निचोड़ आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहां पर देखने वाला हूं, मुझे नहीं पता शायद ऐसा कोई आप लोगों को यहां पर यूट्यूब चैनल पर दे पाएगा। एक बारीक चीज, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और इन फ्यूचर बने हैं और भविष्य में बनेंगे, सारे डिटेलिंग हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो यह आप लोगों को परसों से ये क्लास में श्योरिटी तो आप लोगों ने देखा, कल या परसों से
आप लोगों को यह क्लासें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी तैयार रहें इस सीबीटी 1 के रेलवे एनटीपीसी के लिए। इसमें 40 क्वेश्चन सेट में 40 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भाई एक जरूर बात जरूर बोलूंगा, अगर आपने कर लिया ना हमारे साथ, तो भाई नहीं आ पा रहे हैं, न तो आपका सीबीटी 1 रुकेगा और न ही सीबीटी 2 रुकेगा, क्योंकि पढ़ो वो चीजें जो एग्जाम में आने वाली है। सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जो करवाएंगे सीबीटी 1, इसमें सीबीटी 1 भी आप लोगों का प्रिपेयर होगा और सीबीटी 2 भी आप लोगों का प्रिपेयर होगा। दोनों चीजें आप लोगों की प्रिपेयर होगी। तो आप जुड़ना ना भूलें इस पेज के साथ कंप्लीट। अब मैं आप लोगों से एक जरूर यहां पर वादा कर सकता हूं कि जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं, हर एक शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन आप लोगों को इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारा उसके अंदर जो भी आया, उसके अंदर पॉलिटी, फिर आपकी हिस्ट्री, फिर आपकी इकोनॉमी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आपके जो भी आया उसके अंदर सब कुछ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि आप लोगों ने हमारी इस पार सीरीज को नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। जीएस सेट 1 से है तो जीएस सेट 23 तक मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, और आज 100 क्वेश्चन की रैपिड यहां पर सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं बिगर किसी देरी से आज क्लास की शुरुआत करूंगा। चलिएगा क्लास की शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न हर बार की तरह जो मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क में, आप सभी को ही बताना है। पहले सवाल का जवाब आप सभी को यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और सवाल यह है, व्यवगत के किस सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ या आपके 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस सवाल का सभी को जवाब पहले ही कमेंट बॉक्स में दे देना है। मैं समझ जाऊं कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हो। ठीक है, चलिए रेडी, चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को सेकंड प्रश्न के साथ से। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या देख रखा है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह हम लोगों से यहां पर सवाल पूछा है। तो क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? अल्पसंख्यकों को और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए की समिति के संबंध को ये हमें अध्यक्ष कौन यहां पर देखने को मिलेंगे। यदि यहां पर संबंध ये भी सवाल पूछा जाएगा कि रियासत समिति के कौन पर, रियासत समिति के अध्यक्ष आप लोगों को कौन देखने को मिलेंगे? तो आप लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन देखने को मिलेंगे? सरदार पटेल साहब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। सरदार जो पटेल साहब के बारे में आप लोगों को याद रखना कि भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर क्या देख रहा है? थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को जो यहां पर हम लोगों को जो दे रहा है वो सवाल ये कि पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊष्मा क्या कहलाती है, यानी उस वायु ऊष्मा को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसे सूर्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य ताप हम यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। और सूर्य ताप जो आता है वो वैद्युत चुंबकीय, कहां पर? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आता है। ये भी आप लोगों को यहां पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमें 4 यहां पर क्या देख रखा है, लोकसभा में विपक्ष के नेता किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? यानी हम लोगों से सवाल ये पूछा है, मान लीजिए ये वर्तमान में लोकसभा है, इसमें विपक्ष का नेता चुनना है तो इसे मान्यता कौन देगा? तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा प्रावधान नहीं कि लोकसभा में विपक्ष का नेता होना ही पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी है कि जो भी दल 55 सीटें, जो 55 सीटें जिसके द्वारा लोकसभा में प्राप्त की जाएगी, कहां पर? लोकसभा में प्राप्त की जाएगी। और जिस दल के द्वारा 22 सीटें, कितनी सीटें? 22 सीटें जिस दल के द्वारा राज्यसभा में प्राप्त की जाएगी, उस दल के नेता को यहां पर विपक्ष का नेता मान लिया जाता है। कहां पर? विपक्ष का नेता यहां पर मान लिया जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। राम सुभाग सिंह, ये नाम आप लोगों को नाम याद करना है। राम सुभाग सिंह से थे जो, यह राम सुभाग सिंह 1969 में क्या चुने गए थे? लोकसभा में पहली बार विपक्ष के नेता यहां पर चुने गए। हम लोग बात करेंगे वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के जो नेता कौन है, तो जवाब होगा श्री राहुल गांधी जी।
श्री राहुल जो गांधी जी हैं, ये अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के क्या देखने को मिलेंगे, हमें नेता देखने को मिलेंगे। और एक विपक्ष का जो नेता होगा वह कैबिनेट लेवल का पद की जितनी भी शक्तियां होती है उस व्यक्ति के पास में होती है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना है कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, सवाल हम लोगों से पूछा था लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता को मान्यता कौन देता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। लेकिन लोकसभा में है तो वह राष्ट्रपति के नाम पर लोकसभा अध्यक्ष इसे प्रदान करता है, ये याद होना चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो कहां पर महाभियोग की प्रक्रिया और महामहिम राष्ट्रपति खिलाफ लाई जा सकती है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि चाहे हम लोग संसद के दोनों सदनों है, हमारे पास में राज्यसभा भी है और हमारे पास में लोकसभा भी है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। लेकिन शर्तें हैं कि वो दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अब कौन से आर्टिकल में ऐसी प्रथा है, तो आर्टिकल 61 में यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी। किस देश से हम लोगों ने स्वीकार किया था, कहां से महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग लेकर आए थे, तो यूएसए के संविधान से हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया यहां पर लेकर आए, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यदि यह लोकसभा में गया तो 2/3 बहुमत से, वहीं पर यह राज्यसभा गया तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिएगा। लेकिन यदि आप लोग लोकसभा में ला रहे थे इसमें 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व आप सभी को महामहिम राष्ट्रपति को यह सूचना देनी होगी कि आप उनके खिलाफ क्या ला रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया आप लोग ला रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो प्लीज चैनल को लाइक करेगा, और जो भी भाई और बहन हम लोगों को देख रहे हैं वो भी चैनल को लाइक जरूर करेंगे। लाइक अगर कर लिया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब यदि कर लिया हो तो शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिएगा बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 6 की ओर हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कौन राष्ट्रपति के आकस्मिक या के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ये हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। मान लीजिएगा वर्तमान भारत के राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति वो अपने पद पर नहीं, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस पद पर फिर विराजमान कौन होगा, तो ऐसा हमें यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 65, कहां पर आर्टिकल क्रमांक 65 में हम लोगों को यहाँ पर क्लियर मेंशन दे के रखा है, यदि महामहिम राष्ट्रपति उनके पद पे नहीं या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो पहली बात तो 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर क्या हो जाएंगे, चुनाव यहाँ पर होंगे। और 6 मंथ के बाद में जो उपराष्ट्रपति होंगे, कौन होंगे, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के पद पर यहाँ पर बैठेंगे, आप लोगों को याद होना चाहिए। मान लीजिएगा किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति यहाँ पर होती है कि आपके वाइस जो प्रेसिडेंट भी उनके पद पर नहीं, यानी या आपके उपराष्ट्रपति भी उनके पद पर नहीं है, फिर वहां पर राष्ट्रपति के, देखो राष्ट्रपति के पद को पहली बात तो हम लोग रिक्त नहीं रख सकते, यदि उपराष्ट्रपति भी उनके पद पर नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वह उनके पद को धारण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को देख के रखा है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका विरोध किया था, तो संविधान सभा की पहली बैठक हमें 9 दिसंबर कब देखने को मिली, 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिलेगी। सेकंड बैठक 11 दिसंबर और 1946 को यहाँ पर देखने को मिली। तीसरी बैठक 13 दिसंबर और 1946 को यहाँ पर देखने को मिलेगी। चौथी बैठक आप लोगों को 22 दिसंबर और 1946 को यहाँ पर देखने को मिलेगी, आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इसमें सब जानते होंगे यार, कुछ चीजें अब जैसी नॉर्मल हो गई उनको सब जानते हैं, मैं यही नहीं बताऊंगा कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र, ये सबको याद होगा। तो जो तीसरी बैठक हुई थी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया गया था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने यहाँ पर पहली बार आप लोगों का उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया, और इसके बाद 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, यहाँ पर स्वीकार कर लिया था। संविधान जब बना था तो टोटल उसके अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो टोटल जो महिलाएं थी, टोटल 15 महिलाएं हमें देखने को मिली थी। लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो 3 महिलाएं फिर भी पाकिस्तान में चली गई थी,
फिर भी उस संविधान सभा में 12 महिलाएं यहाँ पर शेष थी, ये भी याद होना चाहिए। भारतीय संविधान बनकर जो तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1946 को, सॉरी हमें 1949 में देखने को मिलेगा। इस दिन हम लोगों ने संविधान को यहाँ पर स्वीकार कर लिया था। लेकिन क्या भारतीय संविधान यहाँ पर लागू हुआ? तो नहीं लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो वो डेट हमें इंतजार जो करना पड़ा। तारीख थी 26 जनवरी। कौन सी तारीख थी? 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूर्णतः यहाँ पर क्या होता है? लागू होता है। ठीक है। अब संविधान सभा जो बनाई गई थी, उसी संविधान सभा में मोहर किस प्रकार की प्राप्ति की गई थी? यानी हम जब भी साइन करते थे, मोहर लगाते हैं, तो किस प्रकार की मोहर का यहाँ पर प्रयोग किया गया था? तो मोहर का जो चिन्ह था, जो मोहर का जो चिन्ह बनाया गया था वह हाथी था। क्या बनाया गया था? हाथी नामक एक मोहर का प्रयोग किया गया था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और हमारा भारतीय प्यारा संविधान कहां पर प्रिंट हुआ? कहां पर प्रिंट हुआ था? तो देहरादून में। कहां पर? देहरादून में ये क्या हुआ था? प्रिंट हुआ था। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से सवाल यहाँ पर पूछा है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थी? हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। ठीक है। यानी वो समितियों के नाम आप लोगों को बताना है, वो विधानसभाओं के नाम बताना है जिसके माध्यम से एक राजा बनने का निर्णय किया जाता था। वो जिसको बोल देते शायद वही राजा बनता। वैदिक सभ्यता में हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो एक सभा थी और एक समिति। कौन देखने को मिली थी? एक सभा व एक समिति हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। वैदिक क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रुख करेंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मना रहे, ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मना रहे हैं, तो 25 जनवरी को हम सबको बेसिकली याद है कि 25 जनवरी को हम लोग क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। लेकिन कब से मना रहे हैं? तो 2011 से मना रहे हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है, हम लोगों को क्लियर यहाँ पर पता है कि राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है हम लोग 25 जनवरी के दिन मना रहे हैं। कब मना रहे हैं? 25 जनवरी के दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? सॉरी। तो हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यदि यह सवाल पूछ लेगा कि फार्मर डे हम लोग कब मना रहे हैं, तो 2001 से हम किसान दिवस के रूप में यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देकर रखा है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय मौलिक या आपके अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? यानी हाईकोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पर रिट जारी कर सकता है, ये हम लोगों से पूछा है। तो हाईकोर्ट के पास जो पावर होगी वो आपका हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पर रिट जारी कर सकता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन जब बात होगी आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर कितने देख लिए हम लोगों ने? 10 हमारे सवाल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। बिल्कुल चलेंगे 11वें प्रश्न की ओर। चलिएगा, 11वां प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? कल भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। ये आदर्श वाक्य हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यतो धर्मोच्युतः, यतो धर्मो यस्ततो तह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हमें आदर्श वाक्य देखने को मिलेगा। और किसका देखने को मिलेगा? हमारे ही सुप्रीम कोर्ट के हमें यहाँ पर आदर्श वाक्य देखने को मिलता है। वहीं पर बात करेंगे आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल 125 में हम लोगों को क्या देख रखा है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है उनके वेतन भत्तों के बारे में यहाँ पर जानकारी है। आर्टिकल 126 में एक कार्यकारी न्यायाधीश होगा। कौन होगा दोस्तों? एक कार्यकारी न्यायाधीश हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक कार्यकारी न्यायाधीश यहाँ पर होगा। लेकिन जब बात करेगा आर्टिकल 127 की, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें तदर्भ न्यायाधीश। कौन देखने को मिलेगा? तदर्भ न्यायाधीश हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करेंगे आर्टिकल 129 की, तो भारत यानी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 129 में हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अभिलेख न्यायालय के रूप में सुरक्षित रखे जाए। कहां पर? अभिलेख न्यायालय के रूप में
यहाँ पर सुरक्षित रखे जाएंगे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आर्टिकल 30 के अंदर 130 के अंदर क्या है, तो यहाँ पर सीटों का प्रावधान है, कितनों का, सीटों का प्रावधान हम लोगों को देके रखा है ना, सुप्रीम कोर्ट में कितनी सीटें यहां पर रखी जाएगी उतनी सीटों का प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। मैं यदि आप लोग कुछ सवाल पूछ लूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमें सीटों को बढ़ाना या घटाने की पावर किसके पास में, तो जवाब होगा हमारी पार्लियामेंट की, हमारी संसद के पास देखने को मिलेगी, हमारी पार्लियामेंट हमारी संसद के पास और देखने को मिली, लेकिन 7 सीट से कम नहीं हो सकती। वर्तमान में कितनी सीटें देखने को मिलेगी, 34 सीटें देखने को मिलेगी। 34 सीट में हमें मुख्य न्यायाधीश की भी सीट यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, मालगुडी डेस की लघु कहानियों के लेखक कौन है, ये आप लोगों से सवाल पूछा है, तो कौन है इसके लेखक, तो आर के नारायण। कौन है दोस्तों, आर के जो नारायण साहब है, नारायण साहब हमें यहां पर देखने, हमने बताया था कि 32 कहानियों का संग्रह है, मालगुडी डेस है, 32 कहानियों का संग्रह हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। भारत नाट्यम के पांडलु शैली को किसने लोकप्रिय बनाया, जिसे 2004 में पद यहां पर क्या मिल चुका था, पद्म भूषण यहां पर प्राप्त किया गया, यानी जिन्हें पद्म भूषण यहां पर दिया गया। ये सवाल आप लोगों से यहां पर सवाल पूछा है। ठीक है, तो क्या जवाब होगा, जवाब होगा यहाँ पे आलेमल जो मैम है, इनको यहां पर दिया गया था 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, आलेमल वल्ली पूरा सरनेम था, आलेमल वल्ली इनका मुख्यतः नाम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या देखने को मिलेगा, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक वैदिक सभ्यता की शैली कौन सी थी, तो हमें सिंधु शैली, कौन सी, सिंधु शैली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। वर्ष आपका 1991 में पहला सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पहला सरस्वती पुरस्कार हमें किसे दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन। कौन कौन दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन साहब को यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था, तो ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और यदि कोई हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ा है तो प्लीज वो चैनल को लाइक करेगा, लाइक कर दिया तो सब्सक्राइब जो करेगा, सब्सक्राइब भी कर लिया है तो हमारे लिए इस वीडियो को शेयर भी कर देगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, धुरी पारंपरिक नृत्य शैली है, तो ये धुरी कहाँ की हमें देखने को मिलेगी। देखो बात पूछेगा धुरी का, धुरी के बाद में आप लोगों का झेल्ला, कौन सा, झेल्ला, और एक बात झिल्ली, ये जो हमें नृत्य शैलियां हैं ये हमें हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलेगी। कहां पर, हिमाचल जो प्रदेश की देखने को मिलेगी। आप सभी को ये जवाब देना है, वर्तमान जो हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है, गवर्नर का नाम आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। इस सवाल का कमेंट बॉक्स में आप सभी को जवाब देना है। घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये उड़ीसा का, कहाँ का लोक नृत्य होगा, उड़ीसा का, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, रिवीजन क्लास हमारी हो रही है। बारोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर है, तो बारोबुडुर ये जो बौद्ध मंदिर है ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा, आप लोगों से सवाल पूछा है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे इंडोनेशिया, कहां पर, यहाँ पे इंडोनेशिया में हम लोगों को यहाँ पर ये मंदिर देखने को मिलेगा। शैलेंद्र द्वितीय के वंश से, जो शैलेंद्र द्वितीय हमें वंश देखने को मिलेगा, इसके वंश से संबंधित प्रमुख रूप से यह बौद्ध मंदिर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद सवाल पूछेगा, शैलेंद्र जो द्वितीय को भारत के किस राजा ने हराया था, किस राजा ने हराया था, तो जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। कौन था दोस्तों, राजेंद्र जो प्रथम था, और यह चोल वंश का शासक था। कौन से वंश का, चोल वंश का शासक था। इस राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, शैलेंद्र द्वितीय को हराया था। ठीक है, आगे है कि नागालैंड के कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला बसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है, तो ये बसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है। नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा बसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है, कौन सा उत्सव हमें देखने को मिलेगा, तो आओमाक मोन्यू, कौन सा, आओमाक मोन्यू हमें देखने को मिलेगा। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। भारत के संविधान में संशोधन जो करने के लिए संसद की शक्ति का वर्णन
कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा, यानी हम हमारे प्यारे भारत के संविधान में किसी भी आर्टिकल के अंदर संशोधन कर सकते हैं। ये सब प्रावधान हमें कौन से आर्टिकल के तहत या कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल क्रमांक 368 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और भारतीय संविधान में ये जो संशोधन की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, यह संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका। कहां से हम लोग ये प्रावधान लेकर आए, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे और 21 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमें यहाँ पर देख रखा है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस मृदा की उपस्थिति को चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो आपकी लेटराइट। कौन सी, लेटराइट जो सोइल है, इसे मृदा को यहाँ पर माना जाता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। भारत की वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभाजित या आपका एल्बर्ट बिल से थे, जो किसने पेश किया था, यह आप लोगों को सवाल का जवाब यहाँ पर देना है। ठीक, किसके द्वारा किया, तो यहाँ पर आप लोगों को लॉर्ड रिपन का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन को आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय, कौन दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक भी यहाँ पर कहा जाता है। आप लोगों को ये भी याद होना चाहिएगा। ठीक है, एक गवर्नर था जो कि बंगाल से संबंधित था, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वारेन हेस्टिंग का समयकाल आप लोग याद करिएगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण जो पड़ जाता है। कल भी आपके एमटीएस के पेपर में ये सवाल पूछा था, तो 1772 से लगाकर तो 85 तक इसका समयकाल हमें देखने को मिलेगा। वारेन हेस्टिंग बंगाल का यह पहला गवर्नर जनरल हमें देखने को मिलेगा। सवाल पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन देखने को मिलेगा, तो वारेन हेस्टिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो लेंथ और ब्रीथ का रेशियो यदि पूछेगा तो 13 और 10 के अनुपात में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। टोटल ये जो गेम होता है, टोटल खेल कितने मिनट का देखने को मिलेगा, तो 40 मिनट का गेम देखने को मिलता है। इसमें दो हाफ होते हैं, 20 मिनट का और एक 20 मिनट का। दोनों हाफों के बीच में 5 मिनट का हमें यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। 22 जून और आपके 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी, तो यह कौन सा युद्ध हमें देखने को मिलेगा। और एक सवाल है 23 जून 1757 में, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 23 जून और 1757 में हम लोगों ने कौन सा युद्ध किया था, तो ये बंगाल का एक नवाब हुआ करता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। एक तरफ सिराजुद्दौला था और एक आपका अंग्रेज अधिकारी था, इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला था। तो रॉबर्ट क्लाइव, कौन दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सिराजुद्दौला, कौन दोस्तों, सिराजुद्दौला हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में हमें 23 जून और 1757 में हमें यहाँ पर युद्ध देखने को मिलता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। फिर इसके साथ में हमें 1764 में आप लोगों का एक बैटल ऑफ बक्सर, कौन सा युद्ध देखने को मिला था, बैटल ऑफ बक्सर हमें युद्ध यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, और यदि सवाल पूछ लेगा कि बैटल ऑफ बक्सर किन किन के बीच में हुआ था, तो एक तरफ तो रॉयल आर्मी हुआ करती थी, रॉयल आर्मी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, और एक तरफ हेक्टर मुनरो, कौन हुआ करता था, हेक्टर मुनरो। एक तरफ हेक्टर मुनरो है और एक तरफ कौन है, रॉयल आर्मी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमें देखने को मिलेगा, घाटमारा किड भोजी घट परणी पीचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में है, तो ये मेघालय में। कहां पर देखने को मिलेगा, मेघालय में हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। यानी 100 क्वेश्चन जो हमारे रैपिड फायर हो रहा है, इसमें 25 क्वेश्चनों को हम लोग देख चुके हैं। हो सकता है 100 से ज्यादा 150 हो जाए, और 150 की जगह हमने पहले भी कहा था, पहले 100 की बोला था, 150 हो गया था। हो सकता है 150 तक जाए, 200 क्वेश्चन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये आपका अनन्या आर कृष्णन किस संगीत वाद्य यंत्र से है,
तो अनन्या आर कृष्णन किस वाद्ययंत्र से यहाँ पर जुड़ी हुई है? तो ये मृदनम से। किससे? मृदनम से यहाँ पर जुड़ी हुई है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार में किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो बौद्ध आबादी सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगी? सर्वाधिक किस राज्य को में देखने को मिलेगी? तो आपके महाराष्ट्र में। कहां पर देखने को मिलेगी? तो आपके महाराष्ट्र में। आज अभी का तो आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन जब सेंसर हुआ था 2011 में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग ये मानते हैं कि जो सर्वाधिक मात्रा में जो बौद्ध निवास करते हैं वो हमारे महाराष्ट्र में यहाँ पर निवास करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 28 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी में लिंगानुपात क्या दर्ज किया गया था? तो ये लिंगानुपात था 1037 यहाँ पर दर्ज किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसी तारकीय संरचना के रूप में भी जाना जाता है? तो इस सवाल का आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, फिर से एक बार सवाल हम लोग रीडिंग कर लेंगे। किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तार की संरचना के रूप में भी कहा जाता है? तो यह हमें वेसर शैली, कौन सी शैली दोस्तों? वेसर शैली यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस सवाल का जवाब होगा वेसर शैली। और हम लोगों ने बताया कि वेसर शैली क्या है। तो वेसर शैली आप लोगों के यहाँ पर आपकी एक प्रकार की हम लोग बोल सकते हैं नागर शैली। कौन शैली? नागर शैली। और नागर शैली के बाद में आप लोगों की द्रविडियन शैली। कौन शैली? द्रविड़ शैली। और नागर शैली के बीच की हमें यहाँ पर यह देखने को मिलती है। यह आप लोगों को याद होना है। इन दोनों का मिक्सचर हमें वेसर शैली देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी आप लोगों को मंदिरों की शैली बताया था। मैंने एक आप लोगों को पंचायन शैली बताया था। अब यह पंचायन शैली क्या होगी? एक विशिष्ट प्रकार का भगवान का मंदिर जो बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य एक ही प्रकार के भगवान रहेंगे, लेकिन उनके चारों तरफ बहुत सारे भगवान की मूर्तियां रख दी जाती है। तो वैसे प्रकार जो मंदिर जो बनाए जाते हैं, इसे आर्ट को पंचायन हम लोग बोलेंगे। नागर शैली के ऊपर यदि प्रश्न पूछेगा कि मंदिर बनाना ही भारत में कौन सी इरा से प्रारंभ हुआ, तो जवाब होगा गुप्त काल से। गुप्त काल से संपूर्ण भारत में हम लोगों ने मंदिर बनाने की परंपरा को प्रारंभ किया था। जवाब पूछेगा द्रविडियन शैली के बारे में, तो द्रविडियन शैली के बारे में कहा जाता है कि जो द्रविडियन शैली थी, उस द्रविडियन शैली में मंदिर बनाने का जो कार्य जो प्रारंभ हुआ था, वो हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? तो हमें पल्लव वंश जो आया था तब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी याद होना चाहिएगा कि द्रविडियन शैली के सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनाने की शैली हमें कब देखने को मिली? तो चोल साम्राज्य के बीच में हमें देखने को मिलेगी। मंदिर द्रविडियन शैली के प्रारंभ कब हुए थे? पल्लव वंश के समय काल में। सर्वाधिक कब फेमस हुए? तो चोल वंश के समय काल में। मंदिर बनाने की कला भारत में कब फेमस हुआ था? तो गुप्त काल के समय काल में हमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखने को मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश, ये आपके लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों को देके रखा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में किस जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल क्रमांक 279 का क्लॉज ए में हमें यहाँ पर प्रावधान देखने को मिलता है। या आपके उत्तराखंड के किस जिले से दूधातोली पर्वतमाला से रामगंगा नदी निकलती है? ठीक है, और किस जिले से? तो ये आपका अल्मीड़ा जिला। कौन सा जिला? ये अल्मीड़ा जिला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस जिले के बारे में आप सभी को याद होना चाहिए कि आपका अल्मीड़ा जिला हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यह अल्मीड़ा जो जिला है, यहाँ से रामगंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट होगा। और ये जो रामगंगा रिवर है, यह गंगा रिवर की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी रिवर हम लोग इसे बोल सकते हैं। पहली सहायक रिवर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन रामगंगा रिवर के अंदर क्या दिक्कत है कि यह पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, लेकिन एक गोमती रिवर भी है। गोमती रिवर मैदानी क्षेत्र से प्रवेश करने वाली गंगा रिवर के अंदर पहली सहायक नदी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को याद होना है। सवाल पूछेगा कि गंगा की पहली सहायक नदी, तो रामगंगा ही टिक लगाइएगा। तो सवाल अलग से इस प्रकार से हाईलाइट करके पूछेगा मैदानी क्षेत्र से मिलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी का नाम बताइए, तो फिर जवाब होगा, फिर वहां पर रामगंगा नहीं, गोमती रिवर आप लोगों को टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन भारत की इकाई भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है? साख नियंत्रण आपकी मुद्रास्फीति का कितना पैसा गया, कितना पैसा गया, आप सभी जाएंगे, हम सबकी बॉस आरबीआई यहां पर करती है, याद होना चाहिएगा। जीएसटी के तहत नेशनल या आपका एंटी प्रॉफिटिंग या आपकी अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष थे, ये पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को इस सवाल का जवाब मुझे यहां पर देना है। तो कौन देखने को मिलेंगे? बद्री नारायण मिश्र। कौन देखने को मिलेंगे? बद्री नारायण मिश्र हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा विश्व या आपके एथलीट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय आप लोगों को कौन देखने को मिलेंगे? अंबु जॉर्ज। कौन देखने को मिलेंगे? अंबु जॉर्ज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग यहां पर कंप्लीट पहुंच गए हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 36 की हम लोग बात करेंगे, और हमें जो देखने को मिलेगा कि यह आपके अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुतिजियर पुरस्कार 2023, तो ये 2023 की सदी मिला है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स, कौन को मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसे यहाँ पर यह दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक लोकप्रिय फसल रखते हैं? तो ये आप लोगों का जवारा। कौन सा देखने को मिला था? जवारा भी हमें देखने को मिलेगा, और एक राई भी हमें देखने को मिलेगा, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, एक आपका राई हमें देखने को मिला, जो जिसके लिए राम सहाय पांडे, कौन दोस्तों? राम सहाय पांडे जी को, ये हमारे मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। आप सभी को जवाब देना, राम सहाय जो पांडे जी वह मध्य प्रदेश कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? इन्हें 2022 में इसी नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? तो कहाँ का देखने को मिलेगा? हमारा प्यारा दुलारा बिहार का यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के निम्न कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो धन विधेयक का उल्लेख हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा? तो आर्टिकल क्रमांक, ये याद करना कि आर्टिकल क्रमांक 110 में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आर्टिकल जो क्रमांक 112 पूछ लेगा, तो यहाँ पर वित्तीय विवरण, कौन सा? वित्तीय विवरण के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी। आर्टिकल जो क्रमांक 108 के बारे में, तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? निम्नलिखित में कौन मदर इंडिया बुक के लेखक है? कौन है? तो कैथरीन मेयो। कौन देखने को मिलेंगे दोस्तों? कैथरीन मेयो, ये हमें इस बुक के यहाँ पर लेखक देखने को मिलेंगे। कैथरीन मेयो बुक के लेखक हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 तक बिल्कुल हम लोग कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं, और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उनके भी किसी प्रकार का प्रश्न या क्वेश्चन गलत यहाँ पर नहीं हुआ होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 41 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? वर्ल्ड वाटर लैंड डे कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 2 फरवरी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में, या आप कह सकते हैं अभी हाल ही में जानते हैं कि आज जो चुनाव की तारीखों का जो ये आपका ऐलान होने वाला है, आज हरियाणा जो चुनाव है उसके रिजल्ट आने वाले हैं। 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी है जो अति लोकप्रिय है इस देश में, भारतीय जनता पार्टी वो भी अति लोकप्रिय है। दोनों ही पार्टियां बहुत अच्छी हैं। इन दोनों पार्टियों में बिल्कुल भ्रष्टाचार हमें नहीं देखने को मिलेगा। जो विश्व की सबसे दूध की जो धुलियां पार्टियां देखने को मिली, दूध की धुली जो पार्टियां हैं, वो यही दोनों पार्टियां हमें देखने को मिलेगी। इन दोनों पार्टियों में 1000 तरह के सितारे देखने को मिलेंगे, और इन दोनों पार्टियों में जो 1000 तरह के सितारे देखने को मिलेंगे वो 1000 तरह के शुद्ध, यहाँ पर कभी शुद्ध जो झूठ का तो प्रयोग इन दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा किया नहीं जाता। बिल्कुल दूध की चाशनी के दूध में जो धुले हुए नेता हैं दोनों पार्टियों में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कहा जा सकता है कि विश्व की 2 सर्वश्रेष्ठ पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक आम आदमी एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और एक हम सबकी दुलारी हम सबकी लाडली आम आदमी पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो देखना होगा अभी रिजल्ट क्या हो। ऐसा सुनने में आया था कल तक, अभी जितने भी एग्जिट पोल है
कि कांग्रेस की सरकार बन रही, मुझे भी नहीं पता अभी क्या हो, लेकिन मेरा इतना राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे नहीं पता क्या होगा। जिसकी भी सरकार होगी, जो जमीनी लेवल पर काम किया होगा, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस विधायक के द्वारा, शायद उसकी सरकार बने। तो मैं आशा करता हूं कि वही नेता जीते, या वही नेता जीते जिसने अच्छा काम किया हो हरियाणा की पावन धरती पर। ठीक है, चलो, तो ये तीन बंधु छोटू आप समझ गए हैं कि कहां पर देखने को मिलेगा। तो हरियाणा में हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, कहां पर, हरियाणा में हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये गोरखपुर थर्मल पावर प्लांट, कौन सा, गोरखपुर, गोरखपुर जो थर्मल थर्मल पावर प्लांट है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी हरियाणा में। इसके बाद राजीव गांधी, कौन सा, राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है, ये भी हमें हरियाणा में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमें क्या देख रखा है, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का क्या नाम था। तो प्रथम शोध केंद्र क्या था, यानी हम लोग आपके अंटार्कटिका पर रिसर्च कर रहे थे, पहले भी हम लोगों की रिसर्च जारी थी, और आज वर्तमान भी हम लोग उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। तो पहले हम लोग आए थे 1984 में स्टार्ट किया था हम लोगों ने दक्षिण गंगोत्री, किसके नाम से, दक्षिण गंगोत्री के नाम से हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था। इसके बाद में और 1987 की बात करेंगे, 89 तक है ये, इसमें हमें मैत्री यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा। और 2000 जो 12-13 से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वह भारत भारती स्टेशन है हमारा, कौन सा है, यहाँ पर ये गलत होगा, भारत भारती, भारत भारतीय हमारा रिसर्च सेंटर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोग हम लोगों को देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में किसने देश में लोकतंत्र के मंदिर कहा जाता है। तो यह संसद को, यानी पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर यहाँ पर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। तो 5 सवाल के बाद शायद क्लास आधी भी हो सकती है हमारी। अगला प्रश्न जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, वेतला राष्ट्रीय उद्यान। देखो, जब बात करेगा वेतला के बारे में लिख लेना, जब बात करेगा पलामू के बारे में, कहां पर, पलामू के बारे में, और हजारीबाग, कौन सा, हजारीबाग अभ्यारण्य, और इसके बाद में गौतम बुद्ध, कौन सा, गौतम बुद्ध। तो ये सभी कहां पर देखने को मिलेंगे, तो झारखंड में। कहां पर देखने को मिलेंगे, सारे झारखंड में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है ग्राम पंचायत के 1/3 सीटों के महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो आप लोगों का 73वां संविधान यह संशोधन हम लोगों को बोलता है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है, तो गोदावरी रिवर आपके महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र के बाद यह बिल्कुल आपके छत्तीसगढ़ में जाएगी थोड़ी बहुत, इसके बाद यह तेलंगाना, कहां पर, तेलंगाना में जाएगी। तेलंगाना के बाद यह आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद यह उड़ीसा में जाएगी। कहां पर जाएगी, उड़ीसा में जाती हुई हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ रुख करेंगे। भारतीय संसद के लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष जो चुने गए उन्हीं के द्वारा इनकी यहाँ पर की जाएगी। 1784 में यूरोपीय द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक विलियम जोन्स, कौन देखने को मिलेंगे, विलियम जोन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग आ चुके हैं, ये तो सेम एज इट इज हो गया है यहाँ पर क्वेश्चन। विलियम जोन्स क्वेश्चन नंबर 50 रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ पढ़ेंगे। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान में से कहां पर, तो राफेल विमान हमने कहां किससे खरीदा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि राफेल विमान जो है हम लोगों ने फ्रांस खरीदा है। किससे खरीदा है, फ्रांस से यहाँ पर जो खरीदा है। INS वेला एक जो है वो भी हम लोगों ने किससे खरीदा है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर फ्रांस खरीदा है। लेकिन हमारी जो मिसाइल सिस्टम प्रणाली से हम लोगों ने ब्रह्मोस्त्र यहाँ पर नाम दिया है। तो ब्रह्मोस्त्र हाल ही में हम लोगों ने पहली बार फिलीपींस नाम को बेची है। कौन से देश को बेची है, हम लोगों ने फिलीपींस देश को हम लोगों ने यहाँ पर दी है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को। कब, हर वर्ष 1 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व दुग्ध दिवस के रूप में। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है, तो कोडाईनाल। किसको,
कोडाई नाल को यहाँ पर कहा जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 हमें क्या देखने को मिलेगा, वेदों के एक महत्वपूर्ण टीकाकार सयाना निम्न में किस साम्राज्य से संबंधित है। तो यह सयाना हमें किस राजवंश संबंधित देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य से हम लोगों को यहाँ पर यह संबंधित होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ेंगे और 56 में हमें यह देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 56 जो है, नौसैनिक व्यापार के संदर्भ में कार्टेज प्रणाली का उपयोग। तो यह कार्टेज प्रणाली का प्रयोग किसने कहा था, किसने किया था कार्टेज प्रणाली का उपयोग, तो यह पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा यह यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, रैपिड क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आज ज्यादा हम इसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, 42 विधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति किसकी लिखित अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री यानी हम लोग बोल सकते हैं जो मंत्रिमंडल होता है उसके कहने पर ही यहाँ पर यह बोल सकता है। जयकवाड़ी परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है, किस नदी पर है, तो यह आपकी गोदावरी रिवर। कौन सी रिवर पर, गोदावरी नदी पर हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन 59 क्वेश्चन जो हमें देख रखा है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जिसे लोकप्रिय के रूप में मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, इस इंग्लैंड ने किस वर्ष इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो 1215 में इस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर यहाँ पर किए थे। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कौन से राजनीतिक याप के अवसर पर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन था जो 1896 में हमें देखने को मिलेगा, इसमें सबसे पहले यह गाया गया था। चलिएगा, कहां तक हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 61 हम लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, सल्तनत काल में राज्य समाचार या आपके एजेंसी का प्रमुख कौन था, तो ये हमें दीवान ए मुमालिक कौन देखने को मिलेगा, दीवान ए मुमालिक हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है। यह आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। निम्नलिखित में कौन भारत के शक शासक जो 130 से 150 या आपके ईस्वी में था, जिसका नाम था रुद्रदामन। कौन देखने को मिलेगा, रुद्रदामन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन से स्थल को बंगाल की सेना की नर्सरी कहा जाता है, तो यह बंगाल की सेना की जो नर्सरी कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि इसी क्षेत्र से सर्वाधिक ब्रिटिश सेना में जो क्या हुए थे या आपके भारतीय सैनिक यहाँ पर शामिल हुए थे। तो अवध किसको कहा जाता है, अवध को यहाँ पर कहा जाता है। आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 9 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो हम सभी जानेंगे कि भारत में राज्य जो पुनर्गठन आयोग किया गया था, जिसमें 3 व्यक्ति थे, जिसका नाम था फैजल अली। पहले कौन थे, फैजल अली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हरदय नाथ कुंजरू कौन देखने को मिलेंगे, हरदय नाथ जो कुंजरू। इसके बाद के.एम. पणिक्कर, कौन से, के.एम. पणिक्कर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फैजल अली इसके अध्यक्ष हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर आपका स्पीकर और चलो ये किसके गठन किसके माध्यम से किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू साहब, इनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया था, अपनी रिपोर्ट कब दिया था, तो 1955 में यह अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। फिर आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्न में कौन से या आपके अधिनियम में की गई थी, तो इनकी जो स्थापना किया गया था वो 1921 में यहाँ पर किया गया था। भारत शासन एक्ट है आपका 1919 में, लेकिन 1921 में इनकी स्थापना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 66 हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 66 क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक या आपके इतिहास में गाम्बे यट्टा, ये याद रखना पड़ेगा, गोम्बे यट्टा बेहद महत्वपूर्ण है, और पावाकुत, एक और है हमारे पास में कुंदू, ये किससे संबंधित है, ये कठपुतली तमाशा। कौन सा, कठपुतली, हमें तमाशा यह देखने को मिलेगा, तमाशा
हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए मार्लिन जो पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो पुरस्कार है, यह जो पुरस्कार है, यह जादू टोना किसमें दिया जाता है, जादू टोना में यहाँ पर यह जादू टोना में यहाँ पर यह पुरस्कार दिया जाता है। सुबोध जो पत्रिका का प्रकाशन किस संगठन के द्वारा किया गया था, तो यह प्रार्थना समाज किसके द्वारा, प्रार्थना समाज के द्वारा यहाँ पर यह किया गया था। नंदा देवी चोटी है। अब बिल्कुल, अब ये प्रश्न कैसा था, जो हम लोगों ने 4 सवाल आपको बनाए थे, देखो नंदा देवी चोटी है, ये आपके उत्तराखंड में पहली बात हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये जो आपके उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, यह नंदा देवी चोटी मुख्यतः भारत में पुण्यतः स्थित, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, न कंचनजंगा है सबसे ऊंची चोटी जो पुण्यतः भारत में स्थित, न केटू है, बल्कि यही है नंदा देवी चोटी, लिख लेना इसको। ठीक है, तो ये नंदा देवी चोटी जो हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, आपके उत्तराखंड में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। परिचकली निम्नलिखित में किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो किस राज्य हमें लोकप्रिय देखने को मिलेगा, तो लक्षद्वीप का। कहां पर देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप का हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ की मुख्य भाषा क्या है, तो मलयालम। कौन सी, मलयालम भाषा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 70 हमें, क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग कंप्लीट यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और मेरे साथ आप लोगों को भी किसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं हो गए होंगे। चलो 70 तक तो हम लोग पहुंच गए हैं, अब केवल 30 सवाल का पड़ाव बाकी है, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, तो हमारी भील जनजाति। कौन सी जनजाति, भील जनजाति जो है वह भील जनजाति भगोरिया उत्सव त्योहार यहाँ पर मनाती है। और कितने डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 7 दिनों तक इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। भारत में जोनवी मेला आपका नागालैंड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित किस वायसराय के समयकाल के स्थानीय स्वशासन के निकायों को सृजन किया गया था, तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन था, पहले ही पढ़ाया था कि लॉर्ड रिपन के समयकाल में हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है। गणतंत्र 74 का गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ 2022 में, ये तो ये यूपी ने जीता था। कौन ने जीता था, यूपी ने यहाँ पर जीता था। इसके बाद में फिर आपके उत्तराखंड ने जीता 23 में, इसके बाद फिर 24 में आपका उड़ीसा, 24 में कौन आ गया था, आपके उड़ीसा राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी। ये 2022 है, ये 2023 देखने को मिलेगा, और यह 2024 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या देखने को मिलेगा, कौन सा क्षेत्र भूपर्टी क्रस्ट और आच्छादन मेटल के को पृथक करता है, तो इन दोनों पर, जो परतों को यानी क्रस्ट और मेटल को आपस में कौन जो अलग करता है, तो ये आपका मोहे। कौन अलग करता है, मोहे। और हमने पहले भी पढ़ाया था कि क्रस्ट और मेटल कोर है, यह किस किस से मिलकर बनी है, ये भी हम लोगों ने बताया था। कौन कौन पार्टिसिपेट करते, ये भी हम लोगों ने पढ़ाया था। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ाया तो कौन से दिन पढ़ाया था, आई थिंक जीएस सेट नंबर जो 19 और 20 हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया था। चाहो तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में कौन सा है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय, उस व्यक्ति की राष्ट्रीय आय कितनी है उसके ऊपर इनका विभाजन हम लोगों को देखने को मिलेगा। आपकी 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार राज्य 57.6% महिलाओं की साक्षर दर के साथ सबसे कम साक्षरता महिला वाला राज्य है, तो यह हमें बिहार नहीं राजस्थान हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान आप लोग याद करिएगा, राजस्थान हमें देखने को मिलेगा। नीरज चोपड़ा ने लुसाना डायमंड लीग 2024 में यहाँ पर सीजन में सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है, तो यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, टोक्यो जब ओलंपिक हुआ था तो टोक्यो में कितने मीटर का भाला फेंका था, तो 87.58 मीटर का भाला फेंका था। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसी पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का भाला इन्होंने यहाँ पर फेंका है। ठीक है, कृष्ण देव राय द्वारा रचित निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है, तो अमुक्ता माल्यवाद। कौन सा, ये आपका अमुक्ता माल्यवाद हमें यहाँ पर बुक देखने को मिलेगी।
ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। करगा के सर से हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 80। करगा के सबसे पुराने और व्यापक रूप में मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। तो जो करगा है ये कहाँ पर होगा, तो करगा आप लोगों को याद होना चाहिए, चाहे करगा पूछ ले, करगा के बाद में आप लोगों को कंबाला, कंबाला, और कंबाला के बाद में एक केलपोत याद रखना पड़ेगा दोस्तों। केलपोत, ये तीनों कहाँ के देखने को मिलेंगे, तो यह तीनों हम लोगों को आपके कर्नाटक, कौन से राज्य के, कर्नाटक के हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, जो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 80 से क्वेश्चन नंबर 81 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा विजय के रूप में मनाया जाता है, तो शरद के रूप में हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं। देखो क्लियर हम लोगों से पूछा है कि यदि वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन मंडल होगा तो कौन कौन व्यक्तियों के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट यहाँ पर किया जाएगा। तो पहली बात तो ये याद रखो, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जब यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति केवल चुनाव होंगे, भारत में जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, तो चाहे वो यहाँ पर लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान सभा हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपका पुदुचेरी और आपका दिल्ली, इन सभी के केवल आपके निर्वाचित सदस्य, कौन सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब भारत में उपराष्ट्रपति की बात होगी तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो लोकसभा और जो राज्यसभा होगी, इन दोनों के मनोनीत, कौन सा दोस्तों, मनोनीत प्लस जो है मनोनीत के साथ साथ आपके निर्वाचित, कौन दोस्तों, निर्वाचित सदस्य, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। पंडित बुद्धादित्य जो मुखर्जी हैं, ये सितार से संबंधित है, किससे, सितार से संबंधित है, आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल क्रमांक आपका 15 का पॉइंट नंबर 2 हमें क्लियर करता है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 85 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, शब्द जनसांख्यिकी को अंतर को दर्शाता है। ये किसके अंतर को दर्शाता है, शब्द सांख्यिकी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, जन्म और मृत्यु के संबंध के बीच की जो दर है उसको यह समझाता है। जो जन्म व मृत्यु जो है उसके अंतर को यहाँ पर यह दर्शाता है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 86 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो आपके अरुणाचल प्रदेश, कहां पर, अरुणाचल, या आपके अरुणाचल प्रदेश में यह किया जाता है। आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। डोल उत्सव प्रमुख रूप से निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है। तो डोल उत्सव के लिए स्पेशल में वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या क्या। देखो एक तो ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल में तो मनाया जाता है, शंकर देव ने इसे या आपके आसाम में किया जाएगा, फिर आपके झारखंड में भी कुछ क्षेत्रों में किया जाएगा, बिहार में और हमारे मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। तो ये डिपेंड ये करेगा कि ऑप्शन पे क्या, ज्यादातर इसे पश्चिम बंगाल में हम लोग करेंगे। यदि सब ऑप्शन है तो पश्चिम बंगाल के साथ सब आप सभी जाइएगा। ठीक है, वहां पर आप सभी जाइएगा उस ऑप्शन के साथ में। तरंग शक्ति 2024 नामक भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये किस राज्य में है, तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में यहाँ पर यह किया जाता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में किसी या आपके अध्यादेश अधिनियम करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारत में किस व्यक्ति के द्वारा यह आपका अध्यादेश जारी किया जाएगा, तो स्वयं महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। झारखंड का पाइका नत्थी आमतौर पर जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित या आपके अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता। तो आरव जनजाति, कौन सा, आरव। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद करना है। क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। अब बारी है अंतिम हमारे 10 की, और इस 10 के बाद हम लोग आप सभी से विदा लेंगे।
अंतिम क्लास है हमारी पार सीरीज की। मैं जरूर चाहूंगा यदि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े उन्हें पार सीरीज कैसे लगी, कुछ सुझाव हमें जो देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप हमें लिख सकते हैं। कुछ चंद लाइनें आप हमारी क्लास या हमारे बारे में बोलना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बनाएं क्या फायदा आपको हुआ या नहीं हुआ, सारी जानकारी जो भी कुछ आपके साथ घटित हुआ इस पार सीरीज में आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देने हैं, क्योंकि एक हम लंबे समय तक शायद 1 महीने से लगातार इस सीरीज को पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण या आपका ओलंपिक भी कहा जाता है, तो रायचूर, कौन सा, रायचूर यहां पर कहा जा सकता है, रायचूर खेल। अब ये रायचूर खेल कहां पर होते हैं, ये आपके पंजाब में खेला जाता है आप लोगों को, और 1933 से यह खेल खेलने की परंपरा यहाँ पर शुरुआत की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा, जहां 8 दिनों में 8 प्रकार के नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है, तो कोलायट्टम, कौन सा, कोलायट्टम यहाँ पर किया जाता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस वर्ष प्रतिवर्ष हम लोग जो मनाते हैं, तो 7 अगस्त के दिन मनाते हैं, 7 अगस्त के दिन मनाते हैं। 7 अगस्त के दिन हम लोग और क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो और आप लोगों का झंडा दिवस, और सॉरी 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 माफी चाहूंगा, झंडा दिवस कहां पर आ गया बीच में से, यहाँ पर हम लोग भाला फेंक दिवस क्या मनाते हैं, 7 अगस्त के दिन एक आप लोगों का भाला फेंक दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये तो 1987 में हम लोगों को आप लोगों का मॉन्ट्रियल सम्मेलन हमें देखने को मिलेगा, और ओजोन परत के संरक्षण से, कौन से, ओजोन परत के संरक्षण से हमें यहाँ पर ये संबंधित देखने को मिलता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था, तो उन्होंने अपनी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई जो हिंद स्वराज, किसमें बताया था, हिंद स्वराज में यहाँ पर बताया था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये दोनों सवाल आप लोगों को याद होना चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 अंतिम 100 सवालों की और हम लोग बढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से एक होमवर्क आप लोग सभी के लिए, सिंपल सा प्रश्न है, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आप सभी को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा है कि लटकती घाटी कहां पर पाई जाती है, कहां पर, तो जहां पर 2 आपके विशिष्ट हिमानी क्षेत्र मिलते हैं वहां पर लटकती घाटियां, यानी 2 हिमानी क्षेत्रों से मिलने, तो जब आपके हिमानी जहां पर जल धाराएं, जहां पर जल की जो धारा मिलती है वहां पर लटकती घाटियां हमें देखने को मिलती हैं। यही सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 97 हमें क्या देखने को मिलेगा, ए के नजीम बनना भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस आपके अनुच्छेद के अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित थे, तो ये आर्टिकल क्रमांक 21 से संबंधित है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं, जो 25 जनवरी, कब मनाते हैं, 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और 2011 से हम लोग मनाना इसको प्रारंभ किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय गायन पंडित जसराज महाराज किस घराने से है, तो यह मेवाती घराने, कौन से घराने से है, मेवाती घराने से हमें संबंधित देखने को मिलेंगे। 99 हम लोग यहाँ पे प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब भी यदि लाइक नहीं किया है तो चैनल पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इस क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंतिम है, ये अंतिम 16 जो प्रश्न है, संस्कृत में महायान का मतलब क्या है, यानी संस्कृत में महायान का मतलब क्या है, इस सवाल का आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे जवाब देना है। 100 क्वेश्चन की मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब जब भी यह पार सीरीज का अंत होगा तो मैं इस सीरीज के अंत में जो है वो जो आप लोगों को रैपिड एक सीरीज लेके आऊंगा, ये भी वादा हमने किया। और जो नेक्स्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे कल या परसों को इसी यूट्यूब चैनल पर, आप लोग कंप्लीट, मैंने कहा है कि CBT 1 के लिए मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट यहाँ पर PY2 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। मैं आप लोगों से ये सवाल जो पूछना चाहूंगा, क्या उसका नाम रखा जाए, नाम क्या रखा जाए, ये भी अगर आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में तो आप, मैं सभी के नाम मान्य रहेंगे, जो भी सबसे अच्छा नाम लगेगा
मुझे और हमारी टीम को और आप सभी को मैं साझा करूंगा कि यह नाम रख सकते हैं, तो उस सीरीज का वह नाम रख दिया जाएगा। उसी सीरीज के नाम पर आगे आने वाली क्लासेस आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर आने को देखने को मिलेगी। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया इसी पार्स सीरीज में। मैं आगे भी यही चाहूंगा कि आप सभी का प्यार मुझे इसी तरह इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे। इन्हीं जो आपके अनंत लाखों कोटि शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में। और दोस्तों हाँ, नई सीरीज का आप लोगों को नाम जरूर जो बता के जाना है कि नई सीरीज जो आएगी CBT 1 के लिए, उस सीरीज का क्या नाम हम लोग यहाँ पर रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।